नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आपका दिन आज अच्छा बीता होगा। द न्यूज़ वेंडर शो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए आज के समाचारों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बहनों और भाइयों और हमारे प्यारे दोस्तों, अभी भी जो लोग रिलायंस कम्युनिकेशन की टावर पर लटके हुए हैं, ज़रा नीचे उतर आइए। आज आपके लिए एक बड़ी खबर आई है। सीबीआई ने केस दर्ज किया है और किसके खिलाफ? खुद अनिल अंबानी जी के खिलाफ। ये वही अंबानी भैया हैं जो हर विज्ञापन में कहते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब सीबीआई ने उनकी कॉल डिटेल्स और उनके बैंक स्टेटमेंट को मुट्ठी में कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक का चूना लगा है, यानी एक ऐसा लोन जो लौटा ही नहीं, वो भी बिना किसी भी मिस्ड कॉल अलर्ट के। सीबीआई छापा मार रही है अनिल भैया के घर और ऑफिस में। अब सोचिए, घर में सीबीआई घुसे और बोले हम सिर्फ आपका वाईफाई पासवर्ड लेने आए हैं और साथ में कुछ कागजात भी। वैसे सीबीआई की छापेमारी देखकर आम जनता ने भी पूछ ही लिया है कि भैया कितना डाटा चोरी हुआ है। तो जवाब आया है ये 4G स्कैम नहीं, ये सीधा बैंक फ्रॉड है। जी हाँ, आरकॉम की हालत क्या है? वो तो दिवालिया हो चुकी है और अब तो आरकॉम की हालत इतनी खराब है कि मामला जा पहुंचा है एनसीएलटी के पास। आप सोच रहे होंगे एनसीएलटी है कौन? कोई नया रैपर है क्या? नहीं भाई, ये है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सरकारी अदालत जो उन कंपनियों का फैसला करती है जिनका दिवालिया निकल गया हो। मतलब कंपनी आईसीयू में है और ये तय करना है कि बचानी है या फिर सीधा राम नाम सत्य कर देना है। और आरकॉम की हालत देखकर लगता है खुद एनसीएलटी भी सोच रहा होगा, भाई ज़रा फिर से चेक कर लो, ये कंपनी अभी जिंदा भी है या हम फालतू ही मेहनत किए जा रहे हैं। अब अनिल अंबानी की हालत तो कुछ ऐसी है कि जो पहले दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे, वो अब खुद सीबीआई की मुट्ठी में है। जी हाँ, रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर और अब सीबीआई की मोस्ट वांटेड व्हाट्सएप लिस्ट के एडमिन भी। इतना बड़ा बैंक लोन ले लिया कि अगर यही पैसा वो किसी ओटीटी के सब्सक्रिप्शन में डालते तो पूरी दुनिया को प्रीमियम प्लान फ्री में मिल जाता। सीबीआई ने केस दर्ज किया, एसबीआई ने रोना शुरू किया और अनिल जी वो तो एयरप्लेन मोड में चले गए हैं। 2227 करोड़ का लोन लेकर ऐसे गायब हुए हैं जैसे एक दोस्त जो बर्थडे पर बिल भरने के नाम पर वॉशरूम चला जाता है। सीबीआई ने इनके घर छापा मारा, यानी वो दिन भी आ गया जब एक टेलीकॉम कंपनी खुद को कॉल नहीं कर सकती। और हाँ, जब ये खबर आई कि कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है तो जनता भी बोलने लगी, भाई ये तो कब का गुजर गया था, अब आप प्रक्रिया से गुजर करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। सच बताएं अनिल जी, अब सिर्फ कंपनी ही नहीं चला रहे हैं, देश का भरोसा भी तोड़ चुके हैं। अब रिलायंस कॉम का नया टैगलाइन होना चाहिए, नेटवर्क बिजी है। तो अनिल भैया का जो बैंक धोखाधड़ी का केस है, उसमें सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। एसबीआई ने यह भी शिकायत तब दर्ज कराई जब जून 2025 में आरकॉम को धोखाधड़ी की श्रेणी में डाला गया। सीबीआई ने अनिल अंबानी के घर और आरकॉम से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की है। एसबीआई की शिकायत के मुताबिक आरकॉम पर फंड बेस्ड लोन की बकाया राशि 2227.64 करोड़ है। इसके अलावा 786.50 करोड़ की गैर फंडेड बैंक गारंटी भी शामिल है। आरकॉम फिलहाल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। ये प्रक्रिया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की निगरानी में होती है। एनसीएलटी में समाधान के बारे में आपको बताते हैं। तो एनसीएलटी में योजना मार्च 2020 में दाखिल हुई थी, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है। फैक्ट एनालिसिस की बात करें तो ये मामला आम बैंक डिफॉल्ट से अलग है, क्योंकि बैंक ने इसे फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की कैटेगरी में डाला है। इससे सीबीआई की जांच का रास्ता खुलता है, जो कि एक क्रिमिनल जांच होती है। ये सिर्फ एक वित्तीय गलती नहीं है। धोखाधड़ी के लिए आरबीआई के निर्देशों के तहत बैंक एक समय सीमा के बाद रिपोर्ट फाइल करता है। यहां एसबीआई ने वही प्रक्रिया फॉलो की है।
CIRP में जाने का मतलब है कि आरकॉम अपनी देनदारियों को चुका पाने की हालत में नहीं थी। ये एक लीगल प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसमें भी धोखाधड़ी के संकेत मिले तो मामला गंभीर हो जाता है। अनिल अंबानी का इस मामले में नाम आना इसलिए अहम है क्योंकि वो कंपनी के प्रमोटर और निदेशक रहे हैं। माइक चेक या माइक ब्लास्ट। अब आते हैं हमारे बिहार के ब्रांडेड बाजीगर तेजस्वी यादव जी पर। कभी डिप्टी सीएम थे, अब FIR कलेक्टर बन गए हैं। पीएम के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो शायद दिमाग में नहीं आया, ज़बान फिसल गई। अब यूपी से महाराष्ट्र तक मुकदमे ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी OTT पर एक साथ कई वेब सीरीज रिलीज हो गई है। शाहजहांपुर से FIR, महाराष्ट्र से शिकायत। मतलब अब नेता कम, ट्रेंडिंग केस स्टडी ज्यादा लग रहे हैं। पब्लिक पूछ रही है, भाई ये तो बोलते हैं या फिर स्पीच में फायर अलार्म ट्रिगर कर देते हैं। और जो बयान दिया है उस पर तेजस्वी भैया ने सफाई भी दे दी है। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भाई तोड़ मरोड़ जनता का काम नहीं, आपकी तो डिलीवरी ही अर्थक्वेक सर्टिफाइड थी। अब हालत यह है कि तेजस्वी जी हर भाषण जब तेजस्वी का शुरू होता है तो उससे पहले पुलिस स्टेशन वाले नंबर पर उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लाइनें सावधानी से सुने, FIR कहीं भी हो सकती है। लेकिन अब हम इसी खबर को आपको तथ्यों के जरिए एनालाइज करके बताएंगे कि आखिर फैक्ट्स क्या कहते हैं इस पूरे समाचार में, और आपको जानकारियों का एक ओवरडोज भी देते हैं। अब खबर तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री वाले बयान की। हाल में ही उन्होंने किसी सार्वजनिक बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बयान का सटीक शब्दावली तो नहीं पता है, लेकिन इस बयान के खिलाफ शाहजहांपुर यानी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और महाराष्ट्र में अलग अलग FIR दर्ज की गई है। शाहजहांपुर की FIR BJP महानगर अध्यक्ष की शिकायत पर दर्ज हुई है। महाराष्ट्र में एक BJP विधायक ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जी हां, प्रधानमंत्री के खिलाफ जनता की भावनाओं को आहत किया है। तो पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। अगर फैक्ट एनालिसिस करें तो भारत में राजनीतिक बयानबाजी आम है, लेकिन प्रधानमंत्री या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि IPC की धारा 504 उत्तेजना के लिए और अपमान के लिए है, धारा 505 यानी कि अफवाह फैलाना, या धारा 153A यानी धर्म जाति के आधार पर द्वेष फैलाना। ये केस राजनीतिक प्रेरणा से भी प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर चुनावी सीजन में ऐसे बयान और FIR आम होते हैं। FIR दर्ज होने का मतलब मामला गंभीरता से लिया गया है, लेकिन जब तक अदालत में आरोप सिद्ध ना हो, यह सिर्फ प्रारंभिक जांच होती है। तो तेजस्वी यादव की सफाई अगर उन्होंने दी है और बयान की पूरी क्लिप देखने के बाद यह तय किया जाएगा कि मामला वास्तव में कितना गंभीर है। तो दोस्तों, आज की सीख यही है, लोन लेते वक्त अनिल भैया जैसा कॉन्फिडेंस और बोलते वक्त तेजस्वी जैसा जोश ना हो तो जिंदगी थोड़ी आसान रह सकती है, वरना या तो CBI आएगी घर या फिर कोर्ट का नोटिस। तो दोस्तों, ये था आज हमारी 2 खबरों का फैक्ट एनालिसिस और हल्के फुल्के अंदाज में ये छोटी सी हमारी प्रस्तुति। आशा करते हैं कि आपको इस अंदाज में समाचार अच्छे लगेंगे, क्योंकि समाचारों की जो शैली है वो बहुत बोरिंग हो चुकी है। टीवी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, एंकर्स इस तरह से चीख चिल्ला करके खबरें पढ़ते हैं और उनके चेहरे पर आने वाले भाव अगर आप देखें तो शायद कोई अभिनेता भी उतने भाव उतने कम समय में चेहरे पर नहीं ला सकता। और यही कारण है कि चेहरे पर जब आप इतने सारे भाव ला देते हैं तो फिर खबरों की जो निष्पक्षता होती है वो प्रभावित हो जाती है। और खबरों को लिखने, समझने और पढ़ने का जो अंदाज हमारे गुरुओं ने, पत्रकारिता के गुरुओं ने सिखाया, उसमें हमें यही बताया गया था कि खबरें आप ऐसे प्रस्तुत करें जिसमें आपका अपना कोई भी विचार शामिल ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खबरों को इसी निष्पक्ष अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए और खबरों को कॉमेडी, व्यंग और रोस्ट के साथ फैक्ट एनालिसिस करके हम आपको खबरों का एक नया चेहरा दिखाएंगे, आपको सच्चाई से भी रूबरू कराएंगे और आपको बोर तो होने देंगे भी नहीं।
तो कैसा लगा हमारा आज का न्यूज वेंडर शो, और इसी का दूसरा पार्ट देखना मत भूलिएगा, जो कि इस समय विश्व शांति के ऊपर जो एक पूरा एक जंग छिड़ी हुई है, उसको लेकर के ट्रंप, पुतिन और बाकी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का क्या कहना है। उधर पाकिस्तान और चीन जो है वो आपस में मिल रहे हैं, तो जब ये दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, तो इसके पीछे कौन सी खिचड़ी पक रही है। और जैसे ही भारत जो है वो चीन के करीब आ रहा है, तो पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो दोस्त है वो बेवफा हो जाए। लेकिन अब इन्हीं सब चिंताओं को देखते हुए चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को एक भरोसा दिया है। तो इस भरोसे में उन्होंने क्या कहा है, ये देखने के लिए आपको द न्यूज़ वेंडर शो का हमारा दूसरा एपिसोड आज ही देखना पड़ेगा। तो जाइएगा नहीं, देखते रहिए द न्यूज़ वेंडर शो, खबरों का एक ऐसा आईना जिसमें आपको खबरें मिलेंगी हंसती मुस्कुराती हुई, और साथ ही फैक्ट्स और एनालिसिस से सजी हुई। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन जाते जाते हम आपसे एक बार पुनः कहना चाहेंगे कि आप हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये खबरें आपको गुदगुदा रही हैं, हंसा रही हैं, तो इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी दिन भर की टेंशन से कुछ फुर्सत पा लें और थोड़ा हंस लें, थोड़ा मुस्कुरा लें। धन्यवाद, नमस्कार।